अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौज़म फ़कर में खुश आमदीद। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब इस्तीफ़ा तो नहीं दे रहे, घर तो नहीं जा रहे, और ये सवाल मेरे जहन में पैदा हुआ, इस वजह से पैदा हुआ कि जनरल फैज़ हमीद साहब की गुज़िश्ता 2 दिन के अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं अब वो इसी सिमत में इशारा दे रही हैं, क्योंकि आज से पहले किसी भी DGISI ने इस लेवल पर जाकर यानी अपने अहद के इख्तिताम के ऊपर इस हद तक जाकर इतनी ज़्यादा शख्सियात के साथ अलविदाई मुलाकातें नहीं की। कल मैंने आपके साथ वीडियो के अंदर इस बात का जिक्र किया था कि सदर जनाब आरिफ अलवी साहब से फैज़ हमीद साहब की अलविदाई मुलाकात हुई। आज उन्होंने अलविदाई मुलाकात की है इमरान खान साहब के साथ, और उसके साथ उन्होंने मुलाकात की है शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ मुलाकात की है, उन्होंने एयर चीफ के साथ ये भी अलविदाई मुलाकात थी। और ये अलविदाई मुलाकातों ने इनफैक्ट इस सिमत में इशारा दे रहे हैं कि देयर इज़ समथिंग फिशी फिशी, कुछ ऐसी चीज़ है, कुछ ऐसी हैपनिंग है जो होने जा रही है। और एक अहद का इख्तिताम होने के बाद एक नया अहद शुरू होने जा रहा है कल, क्योंकि कल वो आखिरी दिन है जब DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब अपने दफ्तर के अंदर आखिरी दिन गुजारेंगे और अपने ओहदे का चार्ज छोड़ देंगे। और 20 नवंबर को लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब अपने नए ओहदे का चार्ज संभाल लेंगे। माजी में भी कोई DGISI रह चुके हैं, और अगर हम ज़्यादा दूर ना जाएं तो कम से कम अगर हम देखें तो 2008 से लेकर नवंबर 2021 तक तकरीबन कोई 6 के करीब DGISI हैं जो अपने ओहदे पर रह के जा चुके हैं घरों को, लेकिन ऐसी अलविदाई मुलाकातों की मिसाल नहीं मिलती। लिहाजा ज़हनों के अंदर सवाल पैदा होना एक कुदरती अमर है। जायज़ा लेंगे कि मुस्तकबिल के मंजरनामे में क्या हो सकता है, और चंद सवालात के जवाब भी तलाश करने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पर जनरल फैज़ हमीद का मुस्तकबिल क्या होगा, यानी वो अपने ओहदे पर रहेंगे, कोर कमांडर पेशावर की जिम्मेदारियाँ संभालेंगे, और उसके बाद वो आर्मी चीफ़ के ओहदे के लिए एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आएंगे, और क्या वो आर्मी चीफ बन पाएंगे, अहम सवाल है। इसका भी जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। दूसरा सवाल यह है कि जनरल फैज़ हमीद साहब पाकिस्तान के उन DGISI में रह चुके हैं, उनका शुमार उन चंद DGISI के अंदर होता है जो सबसे ज़्यादा जिन्होंने मुतनाज़ा टाइम गुजारा, और सबसे ज़्यादा जो उनकी शख्सियत पर और उनकी पोलिटिकल अफिलिएशंस के ऊपर सवालात उठते रहे, और जनरल फैज़ हमीद साहब भी उन्हीं शख्सियात में से एक हैं। और ये भी सवाल पैदा होता है कि उनके दौर में जो तनाज़ात पैदा हुए, उन तनाज़ात का अज़ाला कैसे मुमकिन है, किस तरीके से नए DGISI इन तमाम तनाज़ात से अपने इदारे को बाहर निकालेंगे और एक इंडिपेंडेंट इदारे के तौर पर काम करेंगे। अगरचे ये मुश्किल काम है, क्योंकि ISI का इदारा बुनियादी तौर पर प्राइम मिनिस्टर के अंडर ही होता है, और वो प्राइम मिनिस्टर को जवाब देते हैं, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इज़ देयर बॉस, लिहाजा उनको उसी तरह जवाब देना पड़ता है। तीसरा सवाल जो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है उसका भी जायज़ा लेंगे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं, और मार्च के अंदर वो ऐसा कौन सा नोटिफिकेशन करने जा रहे हैं जो उन्होंने इसके बारे में सोच लिया है कि मुझे ये नोटिफिकेशन करना है। इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लेंगे, लेकिन उससे पहले एक और मामले का जायज़ा लेंगे और कुछ इंकशाफ का जायज़ा लेंगे जो किया है आमिर लियाकत साहब ने। आमिर लियाकत साहब आपको पता है कि MNA हैं PTI के। कल भी जब वो पार्लियामेंट बिल्डिंग में आ रहे थे तब भी उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि आया नहीं हूँ, लाया गया हूँ, और लाया भी बड़े एहतमाम से गया हूँ। उनके इस स्टेटमेंट के बाद सोशल मीडिया पर उनका ये क्लिप भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ और ट्रेंड्स भी बने। और रात को उन्होंने एक TV टॉक शो के अंदर शिरकत की। हम TV का टॉक शो था, मेहर बुखारी साहबा ने उस शो को होस्ट किया, और उस शो के अंदर आमिर लियाकत साहब ने कुछ अजीबोगरीब बातें की। अजीबोगरीब से मुराद ये है कि उन्होंने अपने अंदाज में बातें की। वो उस क्लिप, उस जो वीडियो है का वो जो एक क्लिप है वो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख पाएंगे, और लेकिन उसका ये तकरीबन कोई 1-1.5 मिनट का क्लिप है। इसकी नरेशन मैं आपसे कर देता हूँ। आमिर लियाकत साहब से मेहर बुखारी साहबा उन्होंने सवाल किया कि जनाब आपने आज पार्लियामेंट बिल्डिंग में दाखिल होते वक्त ये कहा था कि मैं आया नहीं हूँ, लाया गया हूँ, तो आपको कौन लेके आया और इतना एहतमाम किसने किया? तो आमिर लियाकत साहब ने कहा कि जनाब मुझे बहुत सारे लोगों ने रब्ता किया, मुझे लाया गया, बड़े एहतमाम से लाया गया। फिर उन्होंने उससे पूछा कि कौन से लोगों ने आपसे रब्ता किया, क्या किसी इदारे ने या किसी एजेंसी ने आपके साथ रब्ता किया? तो उन्होंने कहा जी इदारे ने रब्ता किया मेरे साथ, कौमी असम्बली एक इदारा है और उस इदारे से भी मुझसे रब्ता किया गया, लिहाजा इदारे ने रब्ता किया। और लोगों ने फ़ोन भी किए जिसमें अली जैदी साहब थे, फैसल वाउडा साहब थे, और दीगर शख्सियात थी जिन्होंने रब्ता किया, और उनके रब्ता करने पर मैं आया।
پھر ان سے جب مہر بخاری صاحبہ نے ان سے ایک اور سوال پوچھا اور ان سے پوچھا کہ ہمیں یہ اطلاعات مل رہی تھیں کہ پی ٹی آئی کے اندر کچھ ایسی شخصیات تھیں جو اس قانون سازی کے مخالف تھی، تو کیا وہ ریزنٹمنٹ اب بھی پائی جاتی ہے؟ تو عامر لیاقت صاحب نے کہا کہ تقریباً 16-17 لوگ پی ٹی آئی میں ہیں ایسے جو عمران خان صاحب کی پالیسیوں کے ساتھ اس وقت الائنڈ نہیں ہیں، وہ ڈاما ڈول ہیں، یہ لفظ استعمال کیا انہوں نے، ڈاما ڈول۔ اور جب ان سے پوچھا مہر بخاری صاحبہ نے کہ یہ جو ڈاما ڈول اراکین کو مینیج کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اتحادیوں کو مینیج کیا، یعنی جی ڈی اے کو مینیج کیا، ایم کیو ایم کو مینیج کیا اور پی ایم ایل کیو کو مینیج کیا، تو یہ کس نے کیا؟ تو فیصل جو عامر لیاقت صاحب ہیں تو انہوں نے اس پر مسکرانا شروع کر دیا۔ پھر مہر صاحبہ نے ان سے پوچھا کہ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جناب آپ نے ہر سوال کا جواب مجھ سے لینا ہے، کچھ مسکراہٹیں بھی بہت زیادہ جواب ہوتی ہیں اور یہ جو مسکراہٹیں ہیں ان کے اندر ساری کہانی پوشیدہ ہے، یہ سارے کا سارا سچ بولنے کا ٹھیکہ میں نے لے لیا ہے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جس کے اندر اس جو خبریں اس حوالے سے گزر گردش تھیں کہ پی ٹی آئی کے اندر اس حوالے سے اور عمران خان صاحب کے خلاف ایک گروپ موجود ہے اور اس گروپ کو مینیج کرنے کی آخرکار جو ذمہ داری آئی تھی، جو عامر لیاقت صاحب کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ اس ذمہ داری کو کس نے ادا کیا، تو یہ وہی شخصیات ہیں جن کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں۔ کل جب آپ کے ساتھ میں بات کر رہا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ طاقتور کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ اس کے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اسی طاقت کے بل کے اوپر وہ اپنی حکمرانی کو نہ صرف قائم رکھتا ہے بلکہ اس کے ذریعے وہ باقی تمام جو چھوٹے ہوتے ہیں نا، چھوٹے کمی کمین، ان کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ طاقت ہی ہے جس کے ذریعے اس کا روب دبدبہ، اس کی طاقت مینٹین رہتی ہے۔ اگرچہ یہ پیغام دیا گیا مختلف اپوزیشن پارٹیز کو، ان سے رابطے کیے گئے، ملاقاتیں ہوئیں، پیغام دیے گئے کہ جناب اب ہم نیوٹرل بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اگلے الیکشنز ہوں گے وہ فری ہوں گے، فیئر ہوں گے اور اس کے اندر کسی بھی قسم کی مداخلت نہیں کی جائے گی۔ لیکن جب یہ لائن کراس کی جا رہی تھی، جب اراکین اسمبلی کے نمبرز کو پورا کیا جاتا تھا، جب انوکھے لاڈلے کی آخری خواہش کو تکمیل تک پہنچایا جا رہا تھا، تو اس کے پس پردہ بھی صرف اور صرف ایک محرک تھا کہ اس کے ذریعے بھی ہمیں طاقت ہی ملے گی، کیونکہ 80 لاکھ ووٹ ایک اتنا بڑا ووٹ بینک ہے، ایک اتنا بڑا چنک ہے جو 40 سے 45 سیٹوں کے اوپر بڑے آرام کے ساتھ مینوپولیشن کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کو کسی بھی جگہ پر چیلنج نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کے ساتھ آپ کو یہ جو کاغذ کا ایک پرزہ ہوتا ہے جسے ہم بیلٹ پیپر کہتے ہیں، وہ اٹیچ نہیں ہوگا، انٹرنیٹ پر لاگ ان ہوگا اور اس لاگ ان کے نتیجے میں آپ ووٹ کاسٹ کریں گے، اور یہ وہ ایسا ایک آسان ترین ذریعہ ہے جس کے ذریعے اب بہت آرام سے پاکستان کی 35-40 سیٹیں مینیج ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا اس کے بعد اب اسٹیبلشمنٹ کو اگر اس نے الیکشن کو مینوپولیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ڈبے چوری کرنا، دھندگا آنا، پریزائڈنگ عملے کا لاپتہ ہونا، ڈبوں کے اندر کچرے کو بھرنا، اس قسم کی چیزوں کی ضرورت نہیں رہے گی، نہ آر او کے اوپر پریشر ڈالنے کی ضرورت رہے گی۔ بڑے آرام سے انٹرنیٹ ووٹنگ ہوگی، انٹرنیٹ ووٹنگ کا کاؤنٹ ہوگا اور اس کے نتیجے میں 30-35 حلقوں کے اوپر کام ڈل جائے گا، اور یہی 35-40 لوگ ہوتے ہیں جو اسمبلی میں جا کر حکومتوں کو دباؤ میں لے جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر۔ لہٰذا یہ جو لائن کراس کی جا رہی تھی کل، اس کو جان بوجھ کر اسی لیے کراس کرنے کی اجازت دی گئی۔ لیکن اب ایک عہد کا اختتام ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان کے سب سے زیادہ متنازع ترین ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب آخری دن گزار رہے ہیں اپنے عہدے پر، اس کے بعد وہ 20 نومبر کو اپنے نئے عہدے کا چارج لے لیں گے۔ لیکن جو سوال ہیں اس سارے ٹینیور کے اندر، جو ان کی ساکھ کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان بنے ہوئے ہیں، ان سوالات کا جواب تلاش کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو جنرل شجاع پاشا صاحب اور جنرل ظہیر الاسلام صاحب، یہ دو جنرلز ایسے تھے، ماضی قریب کی میں بات کرتا ہوں، جو 2008 سے لے کر 2014 تک بطور ڈی جی آئی ایس آئی انہوں نے فرائض انجام دیے، اور ان دونوں کا جو پی ٹی آئی کی میکنگ ہے اور اس کی اپ لفٹنگ ہے، اس کے اندر بہت امپورٹنٹ کردار تھا۔ بلکہ اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی صاحب نے ایک ٹی وی انٹرویو کے اندر اس بات کا برملا انکشاف کیا تھا کہ ہم نے جنرل شجاع پاشا صاحب سے کہا کہ جناب یہ سارا ملبہ آپ نے ہم پہ گرانا ہے، ہماری بندوں کو لے کے آپ نے ادھر جانا ہے، آپ کو کوئی اور پارٹی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ مسلم لیگ کاف وہ پہلی جماعت تھی جہاں سے الیکٹیبلز لے کر پی ٹی آئی میں شامل کیے گئے۔ جہانگیر ترین صاحب ہیں، علیم خان صاحب ہیں، ان جیسی بہت ساری شخصیات ہیں، خسرو بختیار صاحب ہیں جو پہلے مسلم لیگ کاف میں موجود تھے، عمر ایوب صاحب، یہ تمام لوگوں کو شفٹ کرایا گیا پی ٹی آئی کے اندر۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے دھرنا ٹائم، اور وہاں پر ظہیر الاسلام صاحب بھی ڈی جی آئی ایس آئی تھے، اور دھرنے کو مینیج کرنا، دھرنے کو پیٹرنائز
ऑर्गेनाइज़ करना, धरने को मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट करना, इस हवाले से ये तमाम चीज़ें भी अब चूँकि रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। और इस हवाले से जो एक ऑडियो टेप है वो भी अवेलेबल थी, और प्राइम मिनिस्टर उस वक़्त के नवाज शरीफ साहब ने ये ऑडियो टेप खुद जनरल रहील शरीफ साहब को सुनाई थी, जिसके बाद ज़हीरुल इस्लाम साहब उहदे से हट गए थे। उसके बाद रिजवान अख्तर साहब आए, नवीद मुख्तार साहब आए, सैयद मुनीर अहमद, आसिम मुनीर अहमद शाह साहब भी आए, ये भी कुछ अरसे के लिए DGI रहे। लेकिन उनके बाद फैज़ हमीद साहब का जो दौर है जो शुरू होता है 17 जून 2019 से, और 19 नवंबर 2021 को इसका इख्तिताम होगा। ये वो टाइम है जो पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा, और बराह रास्त मुख्तलिफ चीज़ों में जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम आया, बल्कि ना सिर्फ नाम आया बल्कि आला तरीन अदालती शख्सियत शौकत सिद्दीकी साहब ने भी अपना जो बयान हल्फी दिया, जो एफिडेविट दिया, उसमें इस बात का जिक्र किया गया कि जनरल फैज़ हमीद साहब ने ना सिर्फ उनसे बराह रास्त मुलाकात की, और उस वक़्त वो DGC थे, और ना सिर्फ उनसे मुलाकात की बल्कि उनसे नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला लेने के लिए अब बात की, और उसके बाद 2 साल की मेहनत का ज़ाया होने का जिक्र किया। और ये एक नहीं कई ऐसी मिसालें हैं कि जहाँ जहाँ पर इमरान खान साहब को पॉलिटिकल दुश्वारियाँ पेश आईं, वहाँ पर जनरल फैज़ हमीद साहब ने ये जो प्रोजेक्ट इमरान था इसको कामयाब बनाने के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया। और इसके लिए मेरा नहीं ख्याल कि फैज़ हमीद साहब को कोई रिग्रेट होगा, क्योंकि उस वक्त ये आला तरीन सतह पर एक पॉलिसी तय पा गई थी कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी 2 ऐसी शख्सियात हैं जिनसे जान छुड़ाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके लिए प्रोजेक्ट इमरान को ना सिर्फ डिज़ाइन किया गया बल्कि उसको परवान चढ़ाया गया, उस पर अमली जामा पहनाया गया, और उस पर आउट ऑफ द वे जाकर सपोर्ट दी गई, और जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट और दीगर अपोजिशन पार्टीज़, इस्टेब्लिशमेंट और लोगों यानी पाकिस्तानी अवाम के दरमियान बहुत ज़्यादा फासले पैदा हुए। और फिर वो फासले इस हद तक बढ़ गए कि आज पाकिस्तान के हर चौक चौराहे पर इस्टेब्लिशमेंट के इस किरदार पर और इमरान खान साहब की हुकूमत की पॉलिसियों के ऊपर भी इस्टेब्लिशमेंट को ही तनकीद का निशाना बनाया जाता है, और तनकीद का निशाना बनाया जाता रहेगा, क्योंकि ये जो अमल जिस तरीके से इस 3 साल के अंदर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की मीशत के साथ जो सलूक कर दिया है वो उसका अब अजाला मुमकिन नहीं। और प्रोजेक्ट इमरान को लाने और फ्लॉप करने के जो ज़िम्मेदार हैं वो भी यही तमाम शख्सियात ऐसे ही रहेंगी। लेकिन जो सवाल मैंने आपके सामने पेश किए थे वो सवाल अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं कि जनरल फैज़ हमीद साहब का मुस्तकबिल क्या होगा। जनरल फैज़ हमीद साहब कि ये जो अलविदाई मुलाकातें हैं, इमरान खान साहब के साथ मुलाकात होना एक नेचुरल सी बात है, क्योंकि इमरान खान साहब उनके इमीडिएट बॉस थे। लेकिन उसके बाद एयर चीफ जनाब ज़हीर अहमद बाबर साहब के साथ मुलाकात करना, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ मुलाकात करना, और दीगर इस तरह की शख्सियात के साथ अलविदाई स्पीकर नेशनल असम्बली, अगर ये अलविदाई मुलाकातें इस तरीके से DGI ने जाके पॉलिटिकल लोगों के साथ करनी है तो उसका एक सिंपल सा इशारा है जो ये बता रहा है कि शायद ये वाला दौर जो फैज़ आम का दौर था ये अब ख़त्म होने जा रहा है। और ख़ुद लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब को भी शायद इस बात का इदराक हो कि उनके लिए आगे का जो सफ़र है वो ख़ासा ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि अपोजिशन की तमाम जमातें किसी भी सूरत उनको किसी और ओहदे पर जाता अगर देखेंगी, फायज भी हो जाएंगी अगर वो, तो फिर उनके ऊपर जो उनकी साख के ऊपर सवालिया निशान है वो और ज़्यादा गहरा हो जाएगा, और उसके नतीजे में जो पाकिस्तान के अंदर जो एक पॉलिटिकल अनरेस्ट है उसका दौर जारी रहेगा। और यही वो वजह है जो इस सवाल को पैदा कर रही है कि क्या फैज़ हमीद साहब इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं। यही वो सवाल है जिसका जवाब तलाश करना हमें चाहिए। दूसरी बात मैंने आपसे ये की थी कि क्या वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ बन सकेंगे मौजूदा हालात में। जिस तरीके से कल मरीम नवाज साहिबा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया टॉक करते हुए इस बात का इजहार किया था कि अगर अंसार अब्बासी को तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए जा सकते हैं, राना शमीम को तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए जा सकते हैं, तो शौकत सिद्दीकी साहब की तरफ से पेश किए गए एफिडेविट की रोशनी में जनरल फैज़ हमीद साहब को बुलाकर उनसे बात क्यों नहीं की जा सकती। और यही वो नुक्ता है जहाँ पर आकर ये जो डिवाइड है ये बहुत ज़्यादा उभर के सामने आती है, और उसके नतीजे में जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल अनरेस्ट है उसकी बुनियाद भी हमें नज़र आती है। लिहाजा अगर हम मौजूदा हालात में देखें तो फैज़ हमीद साहब का सफ़र
आर्मी चीफ के ओहदे तक जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि 20 नवंबर के बाद जो नई लाइनअप बनेगी, जो नई इस्टेब्लिशमेंट मार्ज़ वजूद में आएगी, जो नई शख्सियत DGISI के ओहदे पर फाइज होगी, उनके बारे में जो अभी तक सुना जा रहा है, जो कहा जा रहा है, वो यही है कि वो सियासत को बिल्कुल पसंद नहीं करते और अब उनका जो आमना सामना होगा एक ऐसी शख्सियत के साथ होगा, यानी प्राइम मिनिस्टर, जो उनके इमीडिएट बॉस हैं, जो हर एक मामले में ISI की मदद चाहते हैं। और यहाँ पर ही वो सवाल पैदा होगा कि क्या अब वो सपोर्ट उनको मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर वो सपोर्ट उनको मिलती रहती है जैसे माजी में मिलती रही, तो ये इसका मतलब ये है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट प्रोजेक्ट इमरान खान को जारी रखने और उसको एक्सटेंड करने में उसी तरीके से संजीदा है जैसे माजी में रही। और जिस तरीके से मीडिया पर आकर इस बात का इजहार किया जाता रहा कि जनाब हमें मुस्बत रिपोर्टिंग करनी चाहिए, हमें मईशत के हवाले से सवालात नहीं उठाने चाहिए, तो यही सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। दूसरा मामला जो मुतनाज़ा तरीन दौर है, वो भी मैंने आपको बता दिया कि ऐसे तमाम फैसले जहाँ जहाँ पर सियासत के अंदर सियासतदानों के रोल को डिफ़ाइन करने का काम था, वहाँ वहाँ पर सियासत के अंदर बराह रास्त मुदाखलत की जाती रही और इसी वजह से उनका जो टेन्योर रहा है वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चनेबल रहा है। और इसी क्वेश्चन की वजह से जो हमारा जो पॉलिटिकल सर्कल है वो बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा हुआ। कल भी मुख्तलिफ हमारे लीडर्स ने इसी सिमत में इशारा किया। बिलावल साहब ने कहा कि कब तक बंदूक की नोक और बूट की नोक के ऊपर बूट के ज़ोर के ऊपर हम सियासत के फ़ैसले और सियासी मैदान में आके फ़ैसले करते रहेंगे। इशारा इसी सिमत में था। लिहाजा ये जो मुतनाज़ा दौर है, इसके असरात को ख़त्म करने के लिए, इसके अजाले के लिए जो मेहनत दरकार है वो देखना पड़ेगी कि वो किस हद तक आगे जाती है। और मार्च के हवाले से इमरान खान साहब ने अपने करीबी कुछ रुफ़क़ा के साथ इस बात पर मशवरा किया है कि अगर हम नए आर्मी चीफ़ के लिए जो उनकी तकर्री का नोटिफिकेशन है वो अगर हम मार्च में कर दें तो उसके लिए क्या इसके असरात हो सकते हैं, इसके क्या मुज़मरात हो सकते हैं। क्योंकि अगर कबल अज़ वक्त नोटिस कर दिया जाए और नोटिफिकेशन कर दिया जाए कि फ़लाँ शख्सियत आर्मी चीफ़ होगी, क्योंकि नवंबर के अंदर आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की मुद्दत मुलाजमत पूरी होगी और वो रिटायर होंगे, और उससे पहले अगर नोटिफिकेशन हो जाए तो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब अपनी अलविदाई मुलाकातों का आगाज़ कर देंगे। और उनका चूँकि एक 3-4 महीने का ये सारा प्रोसेस होता है, उसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान के हर एरिया में जाना है, वहाँ पे जाके दरबार करने हैं, दरबार से ख़िताब करना है, फ़ौजियों के साथ मुलाकातें करनी हैं, उनका शुक्रिया अदा करना है, फिर अगले मोर्चों पर जाना है। मतलब ये एक लंबा प्रोसीजर होता है जो माजी के अंदर ऐसे ही एग्जीक्यूट होता रहा है। अब देखना यह है कि इमरान खान साहब मार्च में जो उन्होंने अपने लिए लीगल ओपिनियन मांगी है, वो लीगल ओपिनियन उनको किस तरह की मिलती है, क्या उनकी हमायत में मिलती है या उनकी मुखालफत में मिलती है। इस पर अटॉर्नी जनरल साहब का जो रोल है और फ़रोग नसीम साहब का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मार्च के अंदर तकर्री वो कर देते हैं और नोटिफिकेशन कर देते हैं और मुमकिन तौर पर फैज़ हमीद साहब के हक़ में नोटिफिकेशन कर देते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल टर्माइल है ये कम नहीं होगा, बढ़ेगा। लिहाजा आने वाले जो चंद दिन और हफ्ते हैं वो इस हवाले से बहुत अहम है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।